हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू द यूनिक सक्सेस पॉइंट यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट, आज हम बात करने जा रहे हैं क्लास 12 के एक इम्पोर्टेंट टॉपिक, क्लास 12 की फिजिक्स के एक इम्पोर्टेंट टॉपिक व्हीटस्टोन सेतु के बारे में। इससे पहले मैंने अपनी पिछली क्लास में स्टूडेंट आपको किरचॉफ के नियम के बारे में बताया था। मैंने आपसे बोला था कि ये दोनों ही क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इनमें से एक ना एक आपको एग्जाम में ज़रूर देखने को मिलेगा। चलिए स्टूडेंट, आज हम अपने अगले टॉपिक की बात करते हैं। और स्टूडेंट, क्लास अगर आपको ज़्यादा अच्छी लग रही हो तो क्लास को शेयर करते रहें और मेरे साथ इस चैनल पर जुड़े रहें। मैं आपको इस चैनल पर बोर्ड के माध्यम से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं वो सारे आपको इस चैनल पर कराने वाला हूँ। ठीक है, इस बात से आप निश्चिंत रहें, जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ उससे बाहर नहीं जाएगा बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, इन क्वेश्चन को आप अच्छे से तैयारी करते हो, इन क्वेश्चन की अच्छे से तैयारी करते हुए चलें। मेरी जब क्लास लिया करें स्टूडेंट तो आप कॉपी और पेन लेकर बैठा करें, जो मैं करा रहा हूँ आप उसको नोट्स बनाते हुए चलें। ठीक है, ताकि आपकी बोर्ड एग्जाम की तैयारी अच्छे से हो जाए। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज हमारा जो टॉपिक है आज बात करेंगे हम व्हीटस्टोन सेतु के बारे में। व्हीटस्टोन सेतु होता क्या? देखिए, व्हीटस्टोन सेतु में स्टूडेंट मान लीजिए एबीसीडी एक चतुर्भुज है, एबीसीडी एक चतुर्भुज है। एबीसीडी एक चतुर्भुज है और इसमें चार प्रतिरोध, देखिए चार प्रतिरोध कौन से हैं? एक P और दूसरा Q, तीसरा R और चौथा ये S। इस प्रकार इनको लगाया गया है, मतलब इसमें चार प्रतिरोध हैं। ये AB के मध्य में प्रतिरोध क्या? PQ, तो BC के मध्य में Q आ गया और AD के मध्य में R है और CD के मध्य में S है। तो B और D के मध्य धारा मापी G लगी होती है, B और D के मध्य धारा मापी G और कुंजी K2 होती है। ये कुंजी K2 है। A और C के बीच में वैद्युत E लगा होता है और कुंजी K1 होती है। ठीक है स्टूडेंट, देखिए डायग्राम को अच्छे से समझना जरूरी है। जब तक हमारे ये डायग्राम क्लियर नहीं होगा तब तक हमारी समझ में क्वेश्चन अच्छे से समझ में नहीं आएगा। हम व्हीटस्टोन सेतु को देखिए, व्हीटस्टोन सेतु के बारे में पढ़ना है। आपका क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में इस तरीके से पूछा जाएगा कि व्हीटस्टोन सेतु का सचित्र वर्णन कीजिए। तो व्हीटस्टोन सेतु का सचित्र वर्णन करने के लिए आपको सबसे पहले डायग्राम को अच्छे से क्लियर करना। क्या बोलेंगे? देखिए, माना ABCD क्या है, इनमें एक चतुर्भुज है। ठीक है, और इसमें चार प्रतिरोध हैं। कौन कौन से? एक P, दूसरा Q, तीसरा R, चौथा S। B और D के मध्य धारा मापी G है, कुंजी K2 है। ठीक, A और C के बीच में वैद्युत सेल E लगा हुआ है। ठीक है, और ये कुंजी क्या लगी हुई है? केबल लगी हुई है। ये वाला सिरा देखिए पॉजिटिव है, बैटरी हमने जो बैटरी लगाई है, और इसका ये वाला सिरा पॉजिटिव होगा, दूसरा वाला क्या होगा? निगेटिव होगा। जैसे ही यहाँ से हम कुंजी K1 को दबाते हैं, यहाँ से जैसे कुंजी K1 को दबाएंगे तो सेल से धारा I प्रवाहित होने लगती है। ठीक है, यहाँ से हम जब सेल को दबाते हैं, कुंजी K1 को, मतलब सॉरी कुंजी K1 को दबाते हैं तो सेल से धारा I प्रवाहित होने लगती है और ये बिंदु A पर जाकर दो भागों में बढ़ जाती है। एक भाग I1, यानी एक भाग भुजा AB में प्रवाहित होने लगता है I1, और दूसरा भाग जो है क्या? I2, जो कि भुजा AD में प्रवाहित होने लगता है। ठीक, इसमें PQRS को इस तरीके से समायोजित किया जाता है इसमें कि जब B और D के मध्य जो कुंजी K2 लगी हुई है उसको जब हम दबाते हैं तो इसमें कोई भी विक्षेप उत्पन्न नहीं होता, यानी इसके अंदर कोई भी धारा प्रवाहित नहीं होती है। ठीक है, जो मैं आपको समझा रहा हूं इतना ही आपको इसमें इस तरीके से लिखना है। कैसे? इसकी लैंग्वेज आप ऐसे लिखेंगे, माना ABCD एक चतुर्भुज है, जिसमें चार प्रतिरोध P, Q, R व S है। B और D के मध्य धारा मापी G
जी है, ठीक है। K1 और K2 दो कुंजियां हैं, K1 व K2 दो कुंजियां हैं, ठीक। A और C के बीच में वैद्युत सेल E लगा होता है, ठीक है स्टूडेंट। देखिए मैंने आपको जो बताया था अभी, जो मैंने आपको डायग्राम में दिखाया था, देखिए मैंने आपको ये बताया कि एबीसीडी क्या है, एक चतुर्भुज है, इसके अंदर चार प्रतिरोध माने हमने पी क्यू आर एस, और ये मैंने बता दिया, ये आपको लैंग्वेज में लिखना है। और बी और डी के मध्य धारा मापी जी है, K1 K2 के यहाँ दोनों कुंजियां हैं, ए और सी के बीच में वैद्युत सेल ई लगा होता है, ठीक है। अभी मैंने आपको ये पढ़ रहा है, मैं आपको अभी बताऊंगा। यहाँ पर देखिए बीसी में कौन सी धारा होगी, सीडी में कौन सी धारा होगी। देखिए मैंने आपसे कहा कि स्टूडेंट यहाँ पर जब हम K1 को दबाते हैं तो सेल से धारा आई प्रवाहित होने लगती है, ठीक। और ये धारा जो है दो भागों में बढ़ी जाती है, एक भाग भुजा AB में जो कि I1, और एक भाग भुजा दूसरा AD में जो कि भुजा के धारा के इसके अंदर I2। लेकिन जब हम इसमें कुंजी K2 को दबाते हैं तो इसके अंदर कोई विक्षेप उत्पन्न नहीं होता, इसमें यानी कोई भी धारा प्रवाहित नहीं होती है। इसलिए जो धारा भुजा AB में थी वही धारा क्या होगी, भुजा BC में भी होगी, यानी यहाँ भी धारा क्या होगी, I1 होगी। और जो धारा इसमें, और यहाँ पर भी जो धारा भुजा AD में थी वही धारा क्या होगी इसमें CD में होगी, ठीक है स्टूडेंट। और ये धारा इस तरीके से यहाँ पर आ जाएगी। तो लिखिए वैद्युत सेल ई लगा होता है, कुंजी K1 को दबाने पर कुंजी K1 को दबाने पर वैद्युत सेल ई से वैद्युत सेल ई से धारा आई प्रवाहित होने लगती है, ठीक है। जो बिंदु ए पर, यहां से क्या होगा, जो बिंदु ए पर दो भागों में बढ़ जाती है, एक भाग भुजा ए बी जिसमें धारा क्या प्रवाहित होती है, एक भाग भुजा ए बी जिसमें धारा I1 तथा दूसरा भाग भुजा CD जिसमें धारा I2 प्रवाहित होने लगती है, ठीक है स्टूडेंट। क्या बताया मैंने आपको, जब कुंजी K1 को दबाते हैं यहाँ से तो सेल से धारा आई यहाँ से प्रवाहित होने लगेगी, और ये बिंदु ए पर जाकर दो भागों में बढ़ जाएगी, एक भाग भुजा AB में जिसमें धारा I1 प्रवाहित होने लगती है, और दूसरा भाग भुजा AD जिसमें धारा A2 मतलब I2 प्रवाहित होने लगती है। इसके बाद क्या लगेंगे, देखिए मैंने आपको बताया था कि B और D के मध्य धारा मापी G होता है, और कुंजी क्या होती है, K2 होती है। जब कुंजी K2 को दबाते हैं, यानी इन्हें PQRS को इस प्रकार समायोजित किया था, लिखेंगे यहाँ पर यही कि PQRS को प्रतिरोध P, Q, R व S को इस प्रकार समायोजित किया जाता है
समायोजित किया जाता है कि कुंजी K2 को दबाने पर कुंजी K2 को दबाने पर उसमें कोई विक्षेप नहीं हो। इस दशा में भुजा BC में वही धारा होगी जो भुजा AB में थी। ये लिख लीजिए यहां पर, वही धारा I1 होगी जो भुजा AB में थी। ठीक, तथा भुजा CD में भी वही धारा होगी, वही धारा I2 होगी जो भुजा AD में है। ठीक है स्टूडेंट, मतलब देखिए जब हम कुंजी K2 को दबाते हैं तो उसमें कोई विक्षेप उत्पन्न नहीं होता, यानी उसमें कोई भी धारा प्रवाहित नहीं होती है। तो इस कंडीशन में क्या होगा, भुजा BC में वही धारा होगी जो भुजा AB में है। ठीक है, तथा भुजा CD में भी वही धारा होगी जो भुजा AD में है। यानी जब इसमें कोई विक्षेप उत्पन्न नहीं हो रहा तो जो धारा AD में है वही धारा क्या होगी CD में, और जो धारा AB में है वही धारा क्या होगी BC में होगी। ठीक है, इतना यहाँ तक सब क्लियर है स्टूडेंट? ठीक है, जल्दी कमेंट में बताइए मुझे यहाँ तक क्लियर है, उसके बाद में मैं आगे बात करता हूँ। मैंने आपको देखो डायग्राम मैंने आपसे कहा, आप कोई फिजिक्स में कोई भी अगर आप इसे डेरिवेशन को अच्छे से समझना चाहते हैं तो आप सबसे पहले उसको डायग्राम को अच्छे से समझें। अगर आपकी समझ में डायग्राम आ गया तो उसकी लैंग्वेज आप अच्छे से लिख सकते हैं, उसके बाद में आप उसको सॉल्व भी अच्छे से कर सकते हैं। ठीक है, इजीली आपको सॉल्यूशन समझ में आ जाएगा। अगर आपका डायग्राम ही क्लियर नहीं है तो आपको उसमें बहुत प्रॉब्लम होगी। ठीक है, देखिए उसके बाद में इसको सोल्व करते हैं। क्या सोल्व करने का तरीका क्या है, देखिए किरचॉफ, मैंने आपको किरचॉफ के नियम बताए थे। इस क्वेश्चन को समझने से पहले आपको किरचॉफ के नियम पे जरूर मालूम होने चाहिए। जिन स्टूडेंट ने मेरी अगर पिछली क्लास नहीं देखी है तो पहले वो वाली क्लास देख लें, उसके बाद में ये वाली क्लास लें। ठीक है, उसके बाद ही आपको बेहतर समझ में आएगा। चलिए इसकी प्रूफ की बात करते हैं, कैसे प्रूफ करेंगे। देखिए लूप की बात करते हैं इसमें हम, लूप ABDA में देखिए मैंने आपको इसके बारे में बताया था किस तरीके से मूव कर रहे हैं हम। धारा की अगर विपरीत दिशा में जाते हैं तो क्या आएगा, चिन्ह नेगेटिव होगा, और धारा की दिशा में जाती है तो चिन्ह कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। और किरचॉफ का आपको मालूम है, किरचॉफ का दूसरे नियम क्या था, धारा का और प्रतिरोध का गुणनफल जो होता है, धारा और प्रतिरोध के गुणनफल का योग विद्युत वाहक बलों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। ये मैंने आपको किरचॉफ के दूसरे नियम में बताया था। देखिए लूप कौन से लूप की बात कर रहे हैं हम, लूप AB, देखिए पहले ABDA में। ठीक है, और बंद लूप की बात कर रहे हैं, कौन सी लूप की बात कर रहे हैं यहाँ पर हम, बंद लूप की बात कर रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, और बंद लूप की मैंने आपको एक पहचान बताई थी, क्या, जो पॉइंट स्टार्टिंग में है वही पॉइंट लास्ट में होगा, ये बंद लूप की पहचान है। अगर आप लूप ABD की बात करेंगे, लूप ABD, तो ये लूप जो खुला हुआ कहलाएगा, ये बंद लूप नहीं होगा। तो इसलिए बंद लूप की पहचान ये होती है जो पॉइंट स्टार्टिंग में वही क्या होगा, एंड में होगा। तो बंद लूप ABDA में किरचॉफ के दूसरे नियम से, किरचॉफ के
दूसरे नियम से, ठीक है। किरचॉफ का दूसरा नियम क्या होता है, देखिए धारा का और प्रतिरोध का गुणनफल, धारा कितनी दी गई है यहाँ पर I1, ठीक, प्रतिरोध कितना P, ठीक है, धारा का और प्रतिरोध का गुणनफल। तो देखिए इस तरीके से मूव कर रहे हैं, पहले AB, उसके बाद में BDA, इसमें तो कोई धारा प्रवाहित नहीं हो रही और ना ही इसके, ठीक है, इसमें जब धारा प्रवाहित नहीं तो इसमें तो लेंगे नहीं। अब क्या आया, हम DA, धारा एक दिशा में और हम मूव कर रहे हैं उसकी विपरीत दिशा में, और जब उसकी विपरीत दिशा में मूव करेंगे तो यहाँ पर चिन्ह कौन सा आएगा, देखिए यहाँ पर निगेटिव लिया जाएगा, ठीक। तो यहाँ पर धारा कितनी दी गई है I2 और प्रतिरोध कितना दिया गया है यहाँ पर R, तो इसको लेंगे I2R इजिकल टू, इसमें देखिए विद्युत वाहक बल तो है नहीं इसमें कहीं पर, यानी बैटरी तो लगी हुई नहीं है, तो इसलिए यहाँ पर क्या आएगा, 0 आएगा, ठीक। या आप इसको हम ऐसे लिख सकते हैं I1P इजिकल टू I2R, समीकरण मान लेंगे इसको फर्स्ट, ठीक। अब लूप कौन से की बात करेंगे, लूप BCDB में, ठीक। कौन से लूप की बात कर रहे हैं हम, देखिए मैंने इसको फर्स्ट लूप मान लिया, इसको क्या मान लिया हमने, सेकंड मान लिया, दो लूप की बात कर रहे हैं यहाँ पर हम, क्या लूप, बंद लूप BCDB में, ठीक है, कौन से की, BCDB में, ठीक है। तो इस तरीके से मूव कर रहे हैं, देखिए धारा की दिशा में ही मूव कर रहे हैं, तो धारा का और प्रतिरोध का गुणनफल, यानी धारा I1 और प्रतिरोध कितना है Q, ठीक। दूसरा CD, देखिए इसकी विपरीत दिशा में मूव कर रहे हैं, तो यहाँ पर चिन्ह कौन सा आएगा, यहाँ पर नेगेटिव आएगा। धारा क्या थी यहाँ पर, I1 थी, तो यह देखिए इसकी विपरीत दिशा में जा रहा है धारा की, तो यहाँ क्या आएगा माइनस, और धारा कितनी दी गई है यहाँ पर I2 और प्रतिरोध है S इजिकल टू 0, माइनस का इधर जाकर प्लस का हो जाएगा ये, तो I1Q इजिकल टू I2S, समीकरण मान लेंगे इसको 2, ठीक है। समीकरण 1 को समीकरण 2 से भाग देने पर क्या करेंगे, समीकरण 1 को समीकरण 2 से भाग देने पर दे दीजिए, भाग समीकरण 1 को, देखिए समीकरण 1 को भाग देने हैं तो I1P अपॉन में I1Q, ठीक, इजिकल टू I2R और अपॉन में क्या है I2S, I1 से I1 कैंसिल और I2 से I2 कैंसिल, क्या आ जाएगा P अपॉन Q बराबर R अपॉन S, ठीक है। ये व्हिटसन सेतु का सिद्धांत होता है, ठीक है। आपसे एक नंबर ये भी पूछा जा सकता है कि व्हिटसन सेतु का सिद्धांत लिखिए, तो व्हिटसन सेतु का सिद्धांत क्या होता है, P अपॉन Q बराबर R अपॉन S, ठीक है। इसे व्हिटसन सेतु का सिद्धांत भी बोलते हैं, ये यहाँ पर प्रूव हो गया। एक बार मैं और रिपीट कर देता हूँ स्टूडेंट, देखिए समझ लीजिए इसको, क्वेश्चन आएगा आपका व्हिटसन सेतु का सचित्र वर्णन कीजिए, या व्हिटसन सेतु का सिद्धांत, आप सिद्धांत की गणना कीजिए, सिद्धांत भी पूछ सकता है आपसे एक नंबर में कि व्हिटसन सेतु का सिद्धांत क्या होता है, P अपॉन Q बराबर R अपॉन S, एक नंबर में आपसे ये पूछा जा सकता है, या फिर आपसे 3 नंबर में ये पूछा जाएगा, ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में 3 नंबर में देखने को मिलेगा, ठीक है। क्या आएगा, व्हिटसन सेतु का सचित्र वर्णन कीजिए, तो क्या करेंगे उसमें हम यहाँ पर देखिए इस साइड में डायग्राम बना लेंगे, जैसे मैंने बनाया बिल्कुल सेम आपको बोर्ड एग्जाम में ऐसे ही करना है, क्या कैसे बोल, ABCD एक चतुर्भुज है जिसके अंदर 4 प्रतिरोध लिए थे हमने P Q R S, स्टूडेंट इसे हम R1 R2 R3 R4 भी मान सकते हैं, NCERT में यही माना गया, या फिर हम PQ RS भी ले सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक। क्या ABCD एक चतुर्भुज है जिसमें 4 प्रतिरोध PQ RS है, ठीक है। B और D के मध्य, देखो इसको देखकर मैंने आपको इतने अच्छे से यहाँ पे एक्सप्लेन किया है कि आप इस डायग्राम को देखकर ही सारी लैंग्वेज लिख सकते हो और बहुत इजीली इसको पढ़ सकते हैं आप। क्या B और D के मध्य धारा मापी G थी और A और C के बीच में वैद्युत सेल E लगा हुआ है, और मैंने आपको बताया K1 और K2 क्या है, दोनों कुंजियां हैं। जैसे ही हम कुंजी K1 को दबाते हैं धारा I प्रवाहित होती है कहाँ पे, सेल से, और ये A पर जाकर दो भाग में डिवाइड हो जाएगी, एक भाग हो जाए AB में जो कि I1 है, दूसरा भाग हो जाए AD में जो कि क्या I2 है, ठीक। जैसे ही हम कुंजी K2 को दबाते हैं तो इसमें कोई भी विक्षेप उत्पन्न नहीं होता, यानी कोई भी धारा इसके अंदर प्रवाहित नहीं होती है, ठीक। इस दशा में क्या होगा, जो धारा AB में थी वही धारा BC में होगी, जो धारा AD में थी वही धारा CD में होगी, ठीक है। उसके बाद में हम किरचॉफ के नियम से इसको प्रूव कर देंगे। क्या किरचॉफ का नियम, पहले हमने लूप मान लिया, इसको देखिए इसको फर्स्ट मान लिया और इसको लूप मान लिया हमने सेकंड। क्या लूप, बंद लूप ABDA में, तो क्या होगा, किरचॉफ का दूसरा नियम आपको मालूम है, धारा का और प्रतिरोध का जो गुणनफल होता है, गुणनफल धारा और प्रतिरोध का गुणनफल के बीच गणितीय योग विद्युत वाहक बल के योग के बराबर होता है। ये किरचॉफ का दूसरा नियम मैंने आपको पिछली क्लास में बता चुका हूँ, जिन स्टूडेंट ने क्लास नहीं देखी है तो मेरी पिछली वाली क्लास देख ले जरूर।
ठीक है, ये मैंने आपको 2 क्वेश्चन कराए स्टूडेंट इस चैप्टर में। ये दोनों क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम के माध्यम से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इनमें से आपको एक न एक जरूर देखने को मिलेगा। और क्लास अगर अच्छी लग रही हो स्टूडेंट तो क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है। और कमेंट में मुझे बताते रहें कि आपको जो चीज़ है क्लियर हो रही है नहीं हो रही है, ठीक है। कमेंट करने से ही, देखिए आपके कमेंट करने से ही हमें पता चलेगा, उसको हम जो भी प्रॉब्लम है, जो भी आपके सामने दिक्कत आ रही है वो मुझे बताएं, मैं उसको आपको दूर करने की कोशिश करूँगा जो अभी आपकी प्रॉब्लम है, ठीक है। मिलते हैं अपनी अगली क्लास में।